Hello. There is a saying in English, a quip actually. Watch your weapon lest it fires in the reverse. मतलब आप जिस बंदूक से, जिस रिवॉल्वर से फायरिंग कर रहे हैं, उसको ज़रा संभाल करके देख लीजिए कहीं वो उल्टी फायरिंग ना कर दे आप पर. Hello, welcome to episode 52 of our program Four Fingers Formula. अभी जैसा मैंने इंट्रो में कहा, there is a saying, watch your weapon lest it does reverse firing at you. मतलब आपका जो रिवॉल्वर है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो उल्टा आपकी तरफ ही चल जाए, इसलिए संभाल करके देख लीजिए उसे. और ये अक्सर यूपी में जो छोटी छोटी गलियों में, कई शहरों में कट्टे मिलते हैं, सस्ते रिवॉल्वर्स, घर अपने घर के पीछे थोड़े से एरिया में बनाए हुए, वो ऐसे ही होते हैं. कई दफ़े ऐसा होता है कि उसे चलाइए तो उल्टा आपकी तरफ चल जाता है और पूरा का पूरा हाथ चला जाता है. क्यों कह रहा हूँ मैं ये? दो नाम बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है जस्ट नाउ. दोनों बीजेपी के पदाधिकारी रहे हैं. एक चीफ स्पोक्समैन रही हैं नुपुर शर्मा, और दूसरे बहुत बड़े पद पर रहे हैं यूपी के, दिल्ली में और यूपी में, वो है नवीन जिंदल. इन दोनों को हटा दिया गया है. क्यों? क्योंकि इन्होंने वाहवाही जीतने के लिए, अपने वर्ग में शोहरत कमाने के लिए और मुसलमानों को जलील करने के लिए कुछ ऐसे कमेंट कर दिए मुसलमानों के, इस्लाम के पैगंबर के बारे में कि वो बहुत महंगे पड़ गए, उल्टे पड़ गए. ये धाकड़पना, ये पिस्तौल चलाना, ये बंदूक चलाना, ये बीजेपी में आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा था. कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी, इनविंसिबिलिटी पैदा हो गई थी. एक किस्म का गुरूर पैदा हो गया था सबको कि कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी करके निकल सकते हैं. हमारे जो आका हैं उनका इतना नाम है, उन्हें तो वो तो विश्वगुरु होने वाले हैं, तो फिक्र क्या है, सब जगह हमारी बहुत इज्जत है, हम किसी पर भी कोई भी कमेंट कर सकते हैं. महंगा पड़ गया. इस्लामी जो मुल्क है, एक के बाद एक उन्होंने भारत से एक्सप्लेनेशन मांगने शुरू किए और उनके साथ ताल्लुक खटाई में पड़ने का अंदेशा पैदा होता चला गया. हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट वो गए हुए थे एक देश में, उन्हें तो वापस आना पड़ा. कई देशों ने तो सख्त कदम उठाने की बात की अबाउट द बिजनेस ऑल्सो. ये लोग ये तक भूल गए कि हमारा जो इकोनॉमिक संतुलन है वो बहुत बड़ी खटाई में पड़ सकता है, क्योंकि हमारी जो बिजनेस है, निर्यात है हमारा, वो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में इन देशों के साथ है जो कि मुस्लिम देश हैं. और ये तक भूल गए कि इन लोगों ने आपके साथ बहुत मोहब्बत का बर्ताव रखा है. क्यों रखा है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है. वो इतिहास बनाने में 70-75 साल लगे हैं. वो आज नहीं बन गया. ये ताल्लुक बहुत पहले से बनते चले आ रहे हैं, क्योंकि जो भी इससे पहले सरकारें थी उन्होंने संभाला था, सबके साथ संतुलन बना के रखा था. और आजकल हमारे यहाँ हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जितने अधिकारी भी हैं, उनके अंदर भी एक किस्म की 56 इंचेस चेस्ट, 56 इंच के सीने की किसी एक हिकड़ी पैदा आ गई है उनके अंदर. जहाँ हो वो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिनसे बहुत नुकसान होने लगता है. ख़ासतौर पे जो हमारे विदेश मंत्री साहब हैं, उनको तो अपने को संभालना पड़ेगा. उनके जो अंदर जो स्पोक्समैन वगैरह है मिनिस्ट्री में, वो भी ऐसे ही हैं. हमारे जो स्पोक्समैन हैं फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, उन्होंने तो इतना अजीब सा कमेंट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस के बारे में. उनको प्रतिवाद के तौर पर ऑलमोस्ट डांट दिया उन्हें. ऐसे ही हमारे जो
फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो करते रहते हैं, कभी यूरोप के लिए, कभी वहाँ के लिए, कभी मिडल ईस्ट के लिए। उनको कहीं ये हेकड़ी आ गई है कि हमको तो सब सुनने को तैयार हैं, हम जो भी कहेंगे कहकर निकल जाएंगे। ये भारी पड़ सकता है, बहुत महंगा पड़ सकता है, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बीजेपी ने मामले को संभालने की कोशिश की है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि ये नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल साहब, इन्होंने ये गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते और इन्होंने जो ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दिए, इसके लिए इन्हें फ़ौरन पार्टी से निकाला जाता है और उन्हें अब हटा दिया गया है। बल्कि नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ तो कई जगह FIRs भी दायर हो गई हैं और शायद उन्हें पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी गवाही देनी पड़ेगी, अपना बयान देना पड़ेगा। ये जो विश्व गुरु फैक्टर है कि हमारे जो आका हैं सफ़ेद दाढ़ी की वजह से उनका इतना सम्मान है कि सब तरफ उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं और वो जो कुछ भी कह देंगे वो सबको सर आँखों पर रहेगा। ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये एक धारणा फैलाई जा रही है जो सच नहीं है। एक वीडियो में दिखाना चाहूँगा जो सुजीत नायर साहब का एक प्रोग्राम होता है, जिसे कहते हैं एडिटोरियल। उन्होंने एक एडिटोरियल में भारत की गिरती हुई ब्रांड एक्विटी, जो साख है, ब्रांड एक्विटी साख को कहते हैं, उसके बारे में वो वीडियो किया है। You see, roughly, according to Wikipedia, you have around 195 countries which are listed in the UN, 193 listed in the UN, 2 observers, so 195, and there are 13 other countries. So, roughly around 208 countries. In these 208 countries, a country like Japan has a visa on arrival entry to around 195 countries, 192 countries out of those 200 countries. 192 countries. A Japanese can walk into those countries. That's respect. Singapore, same, 192. Germany, 190. South Korea, 190. Country like St. Kitts, countries like Barbados, these are Caribbean countries. West Indies, 150, 140, 170 countries, they open their doors for those citizens. Come, they say. No problem. We respect your passport. When it comes to India, how many countries we have? 60 countries offers us free, visa-free entry. 60 countries. Mere 60 countries. You see the difference? 192, 60. We are nowhere close to a Vishwaguru and all that. We are nowhere close to that. Believe me, we are nowhere close to that. So while we talk, we say the whole world is looking forward. Entry nahi dega. Looking forward and all that, clapping and, giving you bouquet and all good. But fayda kuch nahi hai. Common man doesn't get any benefit. You still have to wait for that UK visa. You'll have to still wait for a US visa. You'll have to still wait for a Schengen visa. You'll have to still wait for that. Koi visa deta nahi hai. You know why? Because that's the respect of your passport. जैसा सुजीत नायर साहब ने कहा, परसेप्शन एंड रियलिटी अलग अलग चीज़ें हैं। परसेप्शन हम बनाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत महान हैं, बहुत बड़े हैं, हर जगह लोग गुलाब की पंखुड़ियाँ फैला रहे हैं हमारे आने के लिए। ऐसा नहीं है और ये इस वीडियो से जाहिर होता है। अपने आप मियाँ मुट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। पुख्तगी आपके हमारे कैरेक्टर में होनी ज़रूरी है। और हम क्यों करते हैं, क्यों हम मुसलमानों को जलील करने की कोशिश करते हैं? आए दिन उनके बारे में इस तरह के भद्दे कमेंट्स, उनको घेरना, उनकी पिटाइयाँ करना सड़कों पे, ये एक जो नया एक तरह की मुहिम चली है, जहाँ हो मुसलमान को घेर लो, उसको बदनाम करो। ये बड़े बड़े हमारे जो ऊपर के नेता भी हैं इस पार्टी के, वो तक करते हैं और खुलकर करते हैं। और एक देश का नाम तो हर बार ले लेते हैं, वह है पाकिस्तान। आखिर प्रॉब्लम क्या है? वाई आई थिंक वी आर शोइंग ए काइंड ऑफ ए इनसिक्योरिटी इनसाइड आवरसेल्व्स, एंड मोर देन इनसिक्योरिटी वी नीड ए स्केप गोट। हमको किसी को स्केप गोट बनाकर हम वाहवाही अपने जो हमारे इस पार्टी के ख़ास बहुत ही वफादार एक वर्ग है हिंदुओं का,
अपर कास्ट हिंदुओं को, उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम तो बिल्कुल इन लोगों को सेकंड ग्रेड मानते हैं और ऐसा बोलते रहते हैं। ये सही नहीं है, ये नुकसानदेह है हमारे देश के लिए। और अगर आप ध्यान से सोचिए तो देखिए हमारे जो महानतम नेता हुए हैं उन्होंने क्या कहा है। एक वीडियो दिखाता हूं अटल बिहारी वाजपेयी साहब का। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही हिम्मत के साथ। बुनियादी तौर पर भारत हिंदू राष्ट्र है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। मेरे लिए हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्र पर्यायवाची शब्द। लेकिन सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात कही तो हिंदी राज्य की बात भी कही। उन्होंने कहा राष्ट्र हिंदू है मगर भारत में हिंदी राज्य होगा, ऐसा राज्य होगा जो मजहब के आधार पर, उपासना पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इस वीडियो से पता चलता है, अटल जी के वीडियो से, कि उनमें कितनी सद्भावना की फीलिंग थी, सबको जोड़ने की फीलिंग थी। ये होता है असली एक देश का असली लीडर, इसे कहते हैं स्टेट्समैन। अटल बिहारी वाजपेयी साहब was a great statesman that our country had, just like नेहरू जी was और इंदिरा जी वर। इन लोगों ने हमेशा लोगों को जोड़ने की कोशिश की है, धर्मों को, समुदायों को, और कितना बढ़िया उन्होंने उदाहरण दिया इसके लिए। इसी तरह से आपको अगर ध्यान से देखें आप तो आज का जो वातावरण है, जगह जगह किसी भी मस्जिद के नीचे शिवलिंग की बात कही जाने लगती है। ज्ञान व्यापी जो मस्जिद है उसका विवादास्पद मामला तो चल ही रहा है, कोर्ट में है। उसके संबंध में आरएसएस के जो मुख्य नेता हैं, उसके जो अध्यक्ष हैं मोहन भागवत साहब, जरा उनकी स्पीच सुनिए, उनका बयान सुनिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। आश्चर्य होता है ना जब मोहन भागवत साहब ये कहते, पर शायद कहीं ये बात समझ में आने लगी है कि ये भी हो सकता है कि अगर हम जिस तरह से जा रहे हैं इसका कहीं प्रतिवाद हो सकता है, प्रतिक्रिया बहुत महंगी पड़ सकती है, एक रिएक्शन विद इन द पब्लिक शुरू हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई अपोजिशन हो या ना हो, पूरी जनता से ही हमको टक्कर लेनी पड़ जाए अगले इलेक्शन में। जनता ही एक अपोजिशन होकर के हमारे सामने खड़ी हो जाए। इसलिए जनता में अपनी जो इमेज है, जो छवि है, उसको बैलेंस छवि बनाना आवश्यक है, स्पेशली फॉर एन इंडियन पॉलिटिशियन। आई थिंक ये बात मोहन भागवत साहब की समझ में आने लगी है। दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ए मूव towards the next general election, parliamentary election. And to be honest, जब वो ये कहते हैं कि
ज्ञान व्यापी मॉस्क के अंदर जो मामला है उसमें हमें कोर्ट की पूरी इज्जत करनी चाहिए, ये बड़ा सरप्राइजिंग सा है। इससे पहले इतना पॉजिटिव स्टेटमेंट कभी नहीं आया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम क्यों बार बार हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढते हैं। उन्होंने मुसलमानों का पक्ष लिया है, ऑलमोस्ट खुल के पक्ष लिया है। हम इसका स्वागत करते हैं। हालांकि इसके पीछे एक पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है, इलेक्शंस को ध्यान में रख के, वो भी हम समझ रहे हैं। इलेक्शंस का मामला बड़ा नाजुक होता है, कोई नहीं कह सकता कल क्या होगा। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, लेट अस होप दैट ए जेन्युइनली नाइस टाइम्स, अच्छा वक्त आएगा भारत में फिर से, जब हम एक दूसरे को स्नेह और अफेक्शनेटली मिल सकेंगे, सबको अपना मान सकेंगे, सब धर्मों को, सब समुदायों को, बिकॉज दैट इज एसेंशियल फॉर आवर प्रोग्रेस इन इंडिया, फॉर अस टू राइज एमिड द कॉमिटी ऑफ नेशंस। मैंने एक वीडियो इस बारे में पहले किया भी है, यही सब बताने के लिए कि अगली लड़ाई शायद ये भी हो सकता है, एक तरह की सिविल वॉर, सिर्फ लोगों के बीच में, आम जनता और बीजेपी के बीच में होने लगे, क्योंकि मवाद इतना फैल चुका है। यह भी हो सकता है कि अपोजिशन जो दिखाई नहीं दे रहा है, अपोजिशन पार्टीज, उसकी जगह खुद जनता अपोजिशन बन जाए। लेट अस ऑल बी कंसर्न विद आवर फ्यूचर, लेट अस ऑल बी कॉशन्ड। आज इतना ही। Please share our video. We try to bring your attention to the deep issues about everything which is happening. That's our effort and that's our mission. Thank you.